बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूं जो हमें पता होनी चाहिए ये चैप्टर करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर, जिन्हें हम आपने क्लास 9th में पढ़ा था, अभाज्य संख्याएं कहते हैं इनको। तो ये ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है कि इन अभाज्य संख्याओं का कोई भी गुणनखंड एक और अपनी संख्या के अलावा नहीं होता है। इसके अलावा भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से डिवाइड होती हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो या तो 0 पर ख़त्म होंगी या 2 पर या 4 पर या 8 पर, ये आपको पता है। ऐसे ही विषम संख्याएं ठीक इनकी अपोजिट होती हैं, जो जिनके लास्ट में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट को लेंगे, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, ये क्या बताता है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है a और उसे किसी धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r बचता है, और जो r होगा वो हमेशा b से छोटा ही होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे कि जैसे जो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं हम, उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है। यही यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। इसका उपयोग हम एचसीएफ निकालने में आगे करेंगे, इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पर ब्रीफ कर दी है। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसे हमें समझना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम आगे भी देखेंगे और इसको यहाँ पर हम सीधे सीधे शब्दों में देखते हैं कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर जिसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारी ये थ्योरम कहती है, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसको अभी हम और विस्तार से आगे देखने वाले हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे अंकगणित की आधारभूत थ्योरम के बारे में हम यहाँ देखते हैं। कोई कंपोजिट नंबर जैसे 1771 है, जब हम इसको इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये थ्योरम कहती है कि लास्ट तक फैक्टर अगर हम निकालते रहें तो कोई भी जो नंबर है उसके जो फैक्टर होंगे, जो कंपोजिट नंबर होना चाहिए उसके जो फैक्टर होंगे, वो लास्ट में प्राइम नंबर्स के रूप में आ जाएंगे। जैसे आप ये 1771 देख सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर है और इसके फैक्टर जब हम लास्ट तक निकाल रहे हैं तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 7 इंटू 11 इंटू 23। ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही 5313 है। 5313 को भी जब आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, तो ये इतनी बार डिवाइड हो जाएगा। ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं। इस थ्योरम का कहना यही है कि जब भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर एक यूनिक बनेंगे। इसको हम आगे देखेंगे कि यूनिक का क्या मतलब है। यहाँ इस एग्जांपल से देखो आप, हमने 32,760 के फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया इसमें, तो पहला फैक्टर इसका निकल गया हमारा 2, और ये भाग गया 16,380 बार। अब 16,380 में 2 से फिर भाग जा रहा है, ये 8190 बार। फिर से हमने इसको 2 से भाग दिया तो 4095 आया। अब 4095 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको जब हमने भाग दे रहे हैं तो 1365 आ गया। 1365 भी हम चेक कर लेंगे तो ये भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब इसको 3 से भाग देंगे तो 455 आ गया। 455 आ गया तो 455 अब 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है,
तो अब हम 455 को 5 से भाग देंगे तो 91 आ गया, और जब 91 को भी हम और भाग देंगे तो 7 से और ये डिवाइड होगा तो ये 13 बच जाएगा। अब देखिए ये जो 13 बच रहा है, ऊपर के तो सभी हमारे प्राइम नंबर आ चुके हैं पहले ही, और ये 13 भी अब प्राइम नंबर है क्योंकि अब ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो 32,760 है उसको जब हमने डिवाइड किया तो ये क्रम हमें मिला, जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो जो ये आधारभूत थ्योरम है ये यही कहती है कि जब आप किसी भी कंपोजिट नंबर को और ज़्यादा तोड़ोगे तो एक ऐसा क्रम आपको मिलेगा प्राइम नंबर्स का जो हमेशा यूनिक होगा। यानी कि आप इसको कितना ही तोड़ दो, आपको केवल यही संख्याएं मिलेंगी, इसके अलावा आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। चाहो तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएंगे। अगर आप इसको कैसे ही लिखो तो भी आपको 2 3 बार मिलेगा, 3 2 बार मिलेगा, 5 एक बार मिलेगा, 7 एक बार मिलेगा, 13 एक बार मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या, जब आप उसको प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो हमेशा एक यूनिक सीक्वेंस हमें मिलता है। यही ये बात कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है और पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूलभूत रूप से अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ घात कहाँ है, ये 5 7 और 13 में तो घात है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर कोई घात नहीं होती वहाँ पर एक घात मानी जाती है। यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो यही आधारभूत थ्योरम कहती है हमारी। जैसा कि आधारभूत थ्योरम अंकगणित की है ये प्रमेय, ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जब, तथा यह गुणन जो खंडन होते हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। तो इस जो परिभाषा है इसमें जो अद्वितीय होते हैं कहा गया है, उसका मतलब यही है कि आप जब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करोगे तो उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो एक तरह से यूनिक मिलेगा, जैसा अभी हमने पीछे देखा और यहाँ आगे एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे। जैसे कोई नंबर, किसी नंबर का आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिखा, जैसे यही एक नंबर है, तो अगर ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसको 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हो। लेकिन आप ये देखोगे कि 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है यहाँ पर, और ऐसी यहाँ पर भी। इसका मतलब ये है कि किसी भी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो यूनिक ही रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब जैसे ये कह रहा है कि जब हमें एक भाज्य संख्या x दी गई है, x संख्या है, अगर x को हम p1 p2 p3 pn की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये इसके गुणनखंड हैं, जहाँ पर p1 p2 pn प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं p1 p2 p3। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं इन अभाज्य संख्याओं को, जहाँ p1 लेस देन p2 लेस देन pn है, यानी कि ऐसे समझो आप कि p1 2 है, p2 3 है और pn हमारा 13 है, तो ये हम एक बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो आप अगर इस नंबर को ऐसे लिखोगे तो आपको एक ही पैटर्न नज़र आएगा, जहाँ पर 2 की घात 3 जाएगी, 3 की घात 2 जाएगी। आप इसको ऐसे कभी नहीं लिख पाओगे कि 3 की घात 3 2 की घात 2, जब आपको हमेशा यही नंबर मिलेंगे। तो ये है इस प्रमेय का कहना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और ये उदाहरण हमें आगे भी काम आएंगे, और ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आते भी हैं। जो हमारे चैप्टर के उदाहरण हैं वो भी पूछे जाते हैं। ये पूछ रहा है कि संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच करनी है आपको कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। आपको ये बताना है कि क्या कोई ऐसा मान होगा n का कि 4 की घात n हम जब पूरा गुणा कर दें तो उसके जो अंतिम अंक है वो 0 आएगा।
तो सबसे पहले इसको हम जब देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 के गुणनखंड क्या होते हैं और 4 की घात n के भी गुणनखंड उसी आधार पर बनेंगे। और जब 0 आने के लिए शर्त क्या होती है? आपको पता है कि जब 0 किसी अंक के लास्ट में आता है तो उसका मतलब है कि या तो वो 5 से विभाजित है या 10 से विभाजित है या फिर 2 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 के जो गुणनखंड हैं उसमें क्या कहीं पर 5 आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? तो 4 की पावर n को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर n। अब आप ये देखोगे कि 2 इंटू 2 की पावर n में कहीं पर भी 5 नहीं आ सकता, वो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की घात जितनी भी आप करते जाओगे उसमें 5 का आना संभव ही नहीं। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि 4 की घात n है जो उसमें जो अभाज्य संख्या के रूप में उसके गुणनखंड हमेशा 2 में ही आएंगे। 2 से, क्योंकि 4 बराबर क्या है? 2 गुणा 2। तो आप 4 की घात 2 कर लो, 16 करोगे तो भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ही तो होगा। 4 की घात कितनी कर लोगे तो यही चलता रहेगा हमेशा, 2 की घात 2 के गुणनखंड में। तो इसीलिए यहाँ पर 5 कभी आ ही नहीं सकता। तो जब 5 आएगा ही नहीं तो फिर 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड होंगे नहीं। 5 नहीं आएगा तो इस 4 की घात n में कभी शून्य आएगा ही नहीं, यानी कि जो ये संख्या है ये शून्य में कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो यही इसका हम सॉल्यूशन है जो हम देख रहे हैं, और ये आप देख लीजिए ढंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान उदाहरण है, आपने पहले भी किए होंगे, कि जहाँ LCM और SCF निकालना होता है। मैं इसकी थोड़ी एक और विधि बता दूंगा आपको SCF निकालने की। यहाँ पर वो विधि ये है कि जैसे हमें यहाँ देखना है कि 6 और 20 दो संख्या हैं, इनका SCF निकालना है। तो मैं एक विधि ये बताता हूँ कि आप एक ही साथ कैसे SCF निकाल सकते हैं। 6 और 20, ठीक है। तो देखिए, आप एक संख्या से जब तक आपको ऐसी संख्या मिलती रहेगी जिससे ये दोनों संख्याएं भाग जाते रहें, तब तक आप इसको विभाजित कीजिए। जैसे 2 से एक बार 3 बार जाएगा ये, और ये 10 बार जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपको 3 और 10 दो गुणनखंड मिल गए हैं। अब इसके बाद आपको कोई गुणनखंड इसका नहीं मिलेगा जो 3 को भी भाग दे दे और 10 को भी भाग दे दे। तो यहाँ पर कोई SCF सीधे सीधे आ गया आपका 2। तो एक साथ भी आप निकाल सकते हो, वरना जैसे इन्होंने यहाँ दिया है कि 6 के गुणनखंड किया आपने, फिर 20 के गुणनखंड किए, फिर कॉमन ले लिया। यहाँ 2 की घात 1 है, 3 तो इसमें कहीं है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से 2 की घात 1 ली, इससे भी 2 की घात 1 ले ली, तो इसका SCF आ गया 2 की घात 1। अब LCM में आपको सभी फैक्टर ले लेने हैं जो 2 बार आ रहे हैं, उनको एक ही बार लेना है। जैसे यहाँ पर को 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 आपने ले ली, और यहाँ पर को 3 की घात 1 अलग है तो उसको भी ले लिया, तो ये 60। तो ये LCM और SCF निकल गया। अब एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन आता है कि जो SCF होता है और LCM होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिनका भी हमें LCM SCF निकालना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B। जैसे आपको 96 और 404 के लिए यहाँ पर हम LCM और SCF निकालना है, तो 96 इंटू 404 इक्वल टू हमेशा होगा LCM ऑफ 96 404 इंटू SCF ऑफ 96 404। ये एक रिलेशन है। जैसे कई बार आपको ऐसा दिया हो जा सकता है कि LCM SCF ये है और एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या निकालो, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM SCF निकालने हैं, ये भी आपके लिए कोई कठिन नहीं है। इसमें भी जैसे 6 को ले लिया, इसके गुणनखंड ये आ रहे हैं, ऐसे ही 72 के गुणनखंड और 120 के गुणनखंड। अब आप यहाँ देखेंगे कि SCF के लिए कॉमन गुणनखंड लेने हैं हमें तीनों में। कॉमन क्या है? 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, तो इसका जो SCF है वो 6 आ गया। अब यहाँ LCM में आप सभी को कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका LCM भी निकल जाएगा। अगर आप इसका SCF ऐसे भी निकालते 6, 72 और 120, तो भी
सेम एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा सॉरी। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12 और ये 60। तो यहाँ पर को 3 से डिवाइड होंगे, 3 1 जा 3 3 2 12 जा 12 36 और 3 20 जा 60। तो अब देखो आप इसके बाद आपको कोई ऐसा गुणनखंड ही नहीं मिलेगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ एक आ गया है। तो इसका एचसीएफ 3 × 2 = 6 आ गया। ये एक साथ भी निकाल सकते हो आप एचसीएफ। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है वो थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का। अब हम इसी थ्योरी पार्ट को अप्लाई करेंगे प्रश्नावली 1.1 में, और इसके लिए आप ये थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ लें, तभी हम आगे को और अच्छे से आपकी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो थैंक यू, आप अभी इसको देखिए, फिर हम अगले चैप्टर पर मिलते हैं।